और बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर से बता दें, हिजाब विवाद पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल से मना कर दिया है। देवदत्त कामत की दलील पर सीजेआई ने कहा है कि अभी हाईकोर्ट को सुनने दिया जाए। एसजी ने कहा है कि जब ऑर्डर ही नहीं आया है तो कैसे चुनौती इसे दी जा सकती है और इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए। एसजी तुषार मेहता को बीच में रोकते हुए सीजेआई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं, समुचित समय आने पर हम सुनेंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट में, और उसके बाद हाई कोर्ट ने बाकायदा वहां पर सुनवाई की और अभी ये कहा है कि जब तक कोई फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आता तब तक कोई भी छात्र छात्राएं धार्मिक परिधानों को पहनकर स्कूल कॉलेज ना पहुंचे। ये पूरा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर ये दलील करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अपनी टिप्पणी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ सोचेगा। ये दलील, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। तो ये पूरा मामला हिजाब विवाद से जुड़ा हुआ, जहां पर छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म कोड को तोड़कर, कुछ लोग हिजाब पहनकर पहुंचे, कुछ लोग भगवा स्कार्फ पहनकर पहुंचे और यह विवाद बढ़ा। स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद किए गए। आज तीसरा दिन है, आज भी वहां पर करीबन 30 से 35 स्कूल कॉलेज बंद है। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन आज जेल से रिहाई शायद ना हो पाए, क्योंकि आपको बता दें कि बेल ऑर्डर में अभी भी कुछ सुधार होना बाकी है और उसके बाद ही जमानत की प्रक्रिया शुरू होगी। आशीष मिश्रा के वकील के मुताबिक हाईकोर्ट से बेल ऑर्डर में 302 और 120B शामिल नहीं है और इसीलिए ये सुधार होना बाकी है। अब आज आपको बता दें कि कल ही आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी, लेकिन आज अब सुधार के बाद जमानत हो पाएगी। 14 फरवरी को यूपी की 55 सीटों पर दूसरे दौर का मतदान है और दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में आज तमाम दल अपनी ताकत झोंकने वाले हैं। आपको बता दें पीएम मोदी और अमित शाह दोनों की आज यूपी में भी रैली है। पहले चरण का चुनावी रण खत्म हुआ और अब बाकी है दूसरे दौर की। दूसरे दौर में 14 फरवरी को मतदान होना है, यानी प्रचार के लिए सिर्फ आज और कल का वक्त बाकी है। लिहाजा सभी दलों ने प्रचार अभियान का एक्सीलेटर तेज कर दिया है। कल पीएम मोदी ने सहारनपुर में पहली फिजिकल रैली की, तो आज कासगंज के पटियाली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस रैली के वर्चुअल प्रसारण के जरिए पीएम मोदी कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद जिले के वोटरों को भी कवर करेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी के साथ कासगंज की रैली में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अपनी रैलियों में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। कल भी उन्होंने सहारनपुर से एसपी पर नए सिरे से हमला बोला। ये जो गौर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। यूपी में दूसरे दौर के प्रचार में आज गृह मंत्री अमित शाह भी ताकत झोंकेंगे। बरेली जिले में उनकी 2 और शाहजहांपुर के तिलहर में 1 रैली है। सीएम योगी की भी शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज में रैली है। जो लोग दंगाई थे, जो लोग अपराध करते थे, छिनैती करते थे, डकैती डालते थे, उनके घरों में सन्नाटा है, क्योंकि उनको लगता है कि अब 10 मार्च के लिए उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो रही है, इसलिए अभी से सन्नाटा भी छा रहा है। बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार के जवाब में अखिलेश और जयंत का साझा अभियान भी जारी है। कल दोनों ने बिजनौर में रोड शो कर अपना दम दिखाया।
जयंत चौधरी जी, चौधरी चंद सिंह जी की और यहाँ के किसानों की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। यहाँ का किसान बदलाव चाहता है, यहाँ का किसान अपमानित हुआ है। ये चाहे दो लड़के कहें, लेकिन अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों के दोनों किसानों की लड़ाई आज से नहीं, जब से दल बने तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, नौजवान के रोजगार नौकरी के लिए और उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हम दोनों लोग साथ आए हैं। ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जमीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। आप मुझे बच्चा कह लो, लड़का कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जिस रास्ते पे निकले हैं, एक नया नेतृत्व, एक बहुत आशावादी और एक अच्छे विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। यूपी के चुनाव में एक धुरी कांग्रेस भी बनने की कोशिश कर रही है, जिसकी अगुवाई प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। प्रियंका ने कल रामपुर की गलियों में रोड शो किया, लोगों से मुलाकात की, मुद्दों पर वोट देने की बात की। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, गरीबी, इन पे अपना वोट दो। सोच समझ के जो इन समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहा है, उसी को वोट दो। यूपी में 14 फरवरी को 9 जिले की 55 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में कल 58 सीटों पर 7.17% मतदान हुआ। इन्हीं सीटों पर 2017 में 63.05% मतदान हुआ था। मतदान में मामूली कमी का क्या संकेत है, इसका खुलासा 10 मार्च को मतगणना में होगा। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि हिजाब विवाद की लड़ाई सड़क से कोर्ट तक गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिजाब विवाद पर दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने को कहा है। तो महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमाए हिंद ने हिजाब के समर्थन में वो कूद पड़ी है। अब देखिए, हिजाब मामले पर महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद के बुलावे पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले, जहां देखिए चारों तरफ आपको महिलाएं नजर आएंगी। हालांकि इसको लेकर नोटिस भी उन्हें मिली है, उस पर जवाब उनको देना होगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार इस पूरे मामले पर, वहीं मालेगांव में जमीयत का जो प्रदर्शन है, यहां कितनी तादाद में महिला पहुंची है। हालांकि इसके बाद नोटिस दिया गया, क्योंकि इस आयोजन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बिना परमिशन ये आयोजन किया गया है और उसके बाद अब इस पर जवाब भी वहां पे मौजूद विधायकों को देना होगा। वहीं फिलहाल कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब तक हाई कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं सुनाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं करेगा। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हम हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अभी चुनौती कैसे दी जा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने अभी कुछ कहा ही नहीं। हाई कोर्ट ने अभी सिर्फ पूरे मामले को सुना है और ये अपील भी कर दी और ये बोल भी दिया कि जब तक कोई फैसला इस पर नहीं होता, तब तक जो परिधान है, धार्मिक परिधान, वो पहनकर कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने वहां 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए थे। आज तीसरा दिन है, स्कूल कॉलेज आज बंद है। यह एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहां तक हमारी आवाज जाती हो, वहां तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। राम की बीवी सीता, जिस जमाने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का ज़माना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। और उसका उदाहरण ये है कि उनके देवर लक्ष्मण ने जब उनको पहचानने के लिए कहा गया कि ये औरतें खड़ी हुई हैं, इसमें तुम देखो सीता कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, कभी नज़र उठा करके उनके सर तक अपनी निगाह नहीं पहुंचाई है, मैं अपनी भाभी को पैर से पहचान सकता हूं। उन्होंने खड़ी हुई औरतों के कदमों को देखा, पैरों को देखा, पैर और पाजेब से अपनी भाभी को पहचाना था। तो हमारा ये दावा है कि रामायण और हिंदू धर्म में भी
औरतों को पर्दे का हुक्म है, माजी में ये कल्चर रहा है, आज भी आला जात के हिंदुओं में ये है। उनके घर का माहौल और कल्चर ये है कि वो बगैर घूंघट निकाले, बगैर चेहरे पर पल्लू डाले, वो अपने खुसर के सामने, अपने जेठ के सामने नहीं आती। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ उडुपी से मुस्तफा हमारे साथ हैं। सबसे पहले जरा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए, ये पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, हालांकि हाईकोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कहा गया और हाईकोर्ट अपना फैसला कब तक दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आखिर मामला क्या है। जब याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने मामला बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि हाई कोर्ट का आदेश क्या है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है जो हमारे मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि माय लॉर्ड, ये पूरी तरह से कानूनी मामला है, इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। और अभी तक जिस एसएलपी को लेकर आए हैं, एसएलपी हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देती हुई होती है। हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी आना बाकी है, अभी तो सिर्फ अंतरिम आदेश है। सोमवार को अगली सुनवाई है, उसके बाद सुनवाई पूरी करके अदालत इस पे आदेश देगी। 3 जजों की पूर्ण पीठ है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, मुझे इनको समझाने दीजिए। और उन्होंने फिर याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत को समझाया और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि वहां जो भी सुनवाई चल रही है हाईकोर्ट में, उस पर हमारी नजर है, हम इसे सुनेंगे। देश के हर एक नागरिक के बुनियादी अधिकारों का संरक्षण करना हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको सुन रहे हैं, हमारी निगाह है, हम इसे सुनेंगे। लेकिन समुचित समय आने पर पहले हाईकोर्ट को इस मामले को सुनने दिया जाए। हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या आते हैं, उनके ऑर्डर के बाद अगर आपको असंतुष्ट होंगे उस ऑर्डर से, आप यहाँ आइएगा, हम सुनेंगे। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट को सुनने दिया जाए। यानी सोमवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई अपने तय समय पर चलेगी और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हमारी निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर हैं। बिल्कुल संजय। मुस्तफा हमारे साथ उडुपी से, उस जगह से बने हुए हैं जहां से ये पूरा दरअसल विवाद जो है वो खड़ा हुआ है। मुस्तफा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये हमने सुन लिया, लेकिन ये बताइए कि वहां पर ऑलरेडी कर्नाटक की जो राज्य सरकार है वो पहले ही वहां पर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट वहां पर ला चुकी है, यानी कि अब वहां पर यूनिफॉर्म में ही अब अगले आदेश तक लड़कियों को, बच्चियों को बुरके में नहीं बल्कि यूनिफॉर्म में जाना होगा। ऐसे में तस्वीरें वहां पर क्या देख रहे हैं? क्या बच्चियां स्कूल जा रही हैं, यूनिफॉर्म में जा रही हैं? देखिए, पहले जो स्टेट का ऑर्डर आया था 3 दिन स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का, वो ऑर्डर का आज तीसरा दिन है जो स्कूल और कॉलेजेस कर्नाटक में बंद है। हाई स्कूल मंडे से खोले जाएंगे और कॉलेज खोलने पर शाम को फैसला लिया जाना है। उसके बाद ये हम देख पाएंगे कि क्या उन स्टूडेंट्स जिन्होंने ये कहा था कि उनको हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाना है, वो लोग बिना हिजाब के क्लासरूम या स्कूल या कॉलेज अटेंड करते हैं या नहीं। इस पर दूसरी चीज आप देखें तो जो कर्नाटक में जो स्थिति है वो काफी सामान्य है। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या लॉ एंड ऑर्डर इशू अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है, ये जो इशू उडुपी से शुरू हुआ था, अब वो आप कह सकते हैं कि बाकी देश के बाकी इलाकों में फैल गया है। मालेगांव की जो हम देख रहे थे एमआईएम के एमएलए की हम बाइट जो सुन रहे थे, एक तरह से पैट्रियार्की, या आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को हटा करके अब एक स्त्रियों को, और आप कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हट करके जो पुराने ख्यालात है उसमें ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए जमीयत उलमाए हिंद और एमआईएम के एमएलए के ऊपर एक्शन लिया गया है विदाउट परमिशन। मालेगांव जो कि एक कम्युनली सेंसिटिव इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पर बिना परमिशन के उनकी प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज की गई थी। तो एक तरह से जो कंसर्न था वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि कर्नाटक से ये बात आगे फैल रही है और लोग हर जगह जगह प्रदर्शन करके लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मुस्तफा और संजय, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। वह हिजाब पर विवाद उस वक्त भड़का जब यूपी में विधानसभा चुनाव का एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए आज धुआंधार प्रचार है। आपको बता दें कि देश भर में हिजाब को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और राजनीति आगे बढ़ी है, उससे यूपी के चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर अचानक से गर्मी आ गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दांव चल रहे हैं। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब पर हर पार्टी का अपना हिसाब किताब है। मामला मुसलमानों के वोट का है, इसलिए अखिलेश खामोश है तो ओवैसी आक्रामक।
अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते, बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है आपको। ओवैसी अपनी हर रैली में हिजाब का मामला उठा रहे हैं। यूपी चुनाव में अब तक धमक दिखाने में नाकाम रहे ओवैसी इस मुद्दे को पूरी तरह भुना रहे हैं। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो, तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े, तुम उसको देखो, ये देश मेरा तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग अड़ना। मुसलमानों की हिमायत की सियासत करते रहे ओवैसी ने हिजाब के मुद्दे को तेजी और ताकत से लपका, लेकिन चुनावी नफा नुकसान का आकलन करने के बाद अखिलेश ने अब तक खुद को इस विवाद से दूर ही रखा है। उसमें नहीं, अभी केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश से ये सवाल बार बार पूछा जाता है, लेकिन हर बार वो सवाल का जवाब देने से कन्नी काट लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर पार्टी हिजाब के सवाल पर अपने अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। इसमें ओवैसी अखिलेश आगे हैं, तो प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है। प्रियंका की दलील से यूपी में हिजाब पर सियासत के शोले पहले से भी ज्यादा भड़क गए। बीजेपी पूछने लगी कि स्कूल में कुछ भी पहनकर कोई कैसे जा सकता है। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिस हो जाता है। ये मतलब ना तो जीन्स पहनने देना चाहते हैं, ना हिजाब सर देना चाहते क्या है? ये सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि नौजवान जो है कोई स्कूल ना जाए, वो पढ़े लिखे ना। और अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो देखते रहिए कि हिजाब पर जारी इस लड़ाई में आगे आगे होता है क्या। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, कैराना, आज तक। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनना मुस्लिम छात्राओं का हक है या नहीं, ये तय होगा संविधान से। लेकिन पाकिस्तान ने हिजाब को अपना टूल किट बना लिया है, इसलिए पाकिस्तान को महिलाओं के प्रति उसकी छोटी और ओछी सोच का आईना दिखाना जरूरी है। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकते। अब हिजाब को लेकर मोदी सरकार जो फितना फैलाने जा रहा है, मैं कहती हूँ ये फितना इंशाल्लाह भारत की बर्बादी का सबब बने। ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जो मुसलमान भी, जो मुस्लिम लड़की हिजाब लेना चाहे तो इसका हक है। आज मुसलमान की औरत महफूज नहीं है। हिजाब छीने जाते हैं, खींचे जाते हैं, कैफियत के अंदर होती है। कर्नाटक के हिजाब विवाद में पाकिस्तान का कूदना वैसे ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान में इन दिनों भारत को बद्दुआएं देने का शौक पूरा किया जा रहा है। शहर कर्नाटका के जहां एक मुसलमान खातून बाहिजाब लड़की ने भारतीय सेकुलरिज्म का
जो पर्दा है पूरी दुनिया के सामने फाश किया है। आज मुसलमान की औरत महफूज नहीं है। हिजाब छीने जाते हैं, खींचे जाते हैं, कैफियत के अंदर होते हैं। अब हिजाब को लेकर मोदी सरकार जो फितना फैलाने जा रहा है, मैं कहती हूँ ये फितना इंशाल्लाह भारत की बर्बादी का सबब बनेगा। अपनी इसी पुरानी आदत से मजबूर होकर पाकिस्तान ने हिजाब विवाद में अपनी टांग घुसा दी। पाकिस्तान ने हिजाब विवाद को लेकर इस्लामाबाद में इंडियन चार्ज डी अफेयर्स सुरेश कुमार को तलब किया। भारत के राजनयिक से अपील की गई कि वो भारत सरकार को हिजाब विरोधी कैंपेन को लेकर पाकिस्तान सरकार की गंभीरता से अवगत कराएं। भारतीय दूतावास की तरफ से पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में सलाह दी गई कि भारत के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। भारत धर्मनिरपेक्ष है और आगे भी रहेगा। और इस तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के मामले में दखल देकर अपनी बेइज्जती करवा ली। भारत का मुसलमान जानता है कि पाकिस्तान उनका कितना बड़ा हिमायती है। मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए ना। पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहाँ पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेगी। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। अब कुछ लोगों ने ये ठान रखा है कि यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने का कम्युनल कंपटीशन और क्रिमिनल कंपटीशन करेंगे। तो उनमें मजे की बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है उस कंपटीशन का हिस्सेदार भागीदार हैं और उधर पाकिस्तान है। ऐसे लोग जो लोग की भारत बैशिंग ब्रिगेड का हिस्सा हैं और भारत को बदनाम करने के लिए एक कंपटीशन का हिस्सेदारी भागीदारी करते हैं, उसमें पाकिस्तान फौरन जुगलबंदी उनकी करता है और इसमें आज भी यही हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जहां हिंदू लड़कियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन करवाने का संगठित उद्योग चलता है। ये वो पाकिस्तान है जहां स्कूल जाने और हिजाब न पहनने की सजा के तौर पर मलाला यूसुफजई जैसी लड़कियों को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। ये वही पाकिस्तान है जहां पाकिस्तान के कायर सैनिक बलूचिस्तान में महिलाओं से रेप और डकैती के लिए कुख्यात है। ये वही पाकिस्तान है जहां जुल्मों सितम से तंग आकर बलोच बहनें भारत के प्रधानमंत्री को राखी भेजती। श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि भारत की बहन बेटियों के मामले में टांग अड़ाए, लेकिन क्या करे, पाकिस्तान तो है ही अपनी आदत से मजबूर। कई पाकिस्तानी मंत्रियों को तो नाराजगी के भयंकर दौरे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी नाराजगी प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि किसी को इस मौलिक अधिकार से वंचित करना और हिजाब पहनने पर किसी को आतंकित करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद हुसैन कह रहे हैं कि हिजाब पहनना किसी भी अन्य परिधान की तरह ही व्यक्तिगत इच्छा है, नागरिकों को इसकी आजादी दी जानी चाहिए। लेकिन हिजाब को लेकर पाकिस्तानी समाज को आईना तो खुद एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल की एंकर दिखा चुकी है। हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहनकर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही करूंगी। यकीनन नाज़रीन, हिजाब करने वाली खवातीन भी इसी तरह नॉर्मल होती हैं जैसा कि हिजाब न करने वाली। इसे पहनने के बाद ना मेरे लफ्जों में कोई कमी आएगी और ना ही मेरी सोच में कोई तब्दीली आएगी। भारतीय मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की फिक्र करने का ढोंग कर रहे पाकिस्तान ने अगर अपने गिरेबान में झांक लिया होता तो कभी इतनी हिम्मत न करता। इसी 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी की सालगिरह पर एक महिला टिकटॉकर को सैकड़ों लोगों ने हवा में उछाला, कपड़े फाड़े और बुरी तरह पीटा।
पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के अपहरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आम बात है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन भारत में हिजाब को लेकर विवाद क्या हुआ, पाकिस्तान को अपना पसंदीदा टॉपिक मिल गया। अरबी जुबान के इस जो है कलिमा के साथ कि उम्मत मुस्लिमा कहाँ है, उम्मत मुस्लिमा को जो है इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस्लामी ताउन तंजीम को मजीद जो वो कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी इस्लामी ताउन तंजीम ने, OIC ने इन मजालिम पर आवाज बुलंद की है, उनको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। इंशाअल्लाह 11 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख जो हैं वो जुमातुल मुबारक के इज्तिमाआत में इस हिंदुस्तान की बर्बरियत और वहशत की मजम्मत करेंगे।